नमस्कार, सौदा में आप सबका स्वागत है। देख लें एक बार किस तरह के संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से। एसजीएक्स निफ्टी है मजबूत 17 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ आपकी स्क्रीन पर और 7,550 के आसपास शुरुआत के संकेत। एशियाई बाजारों में देखिए मिला जुला कारोबार है, लेकिन हरे निशान में। निक्केई के बाजार थोड़े से मजबूत हैं, शंघाई थोड़ा सा नीचे, कॉस्पी थोड़ा ऊपर, यानी कि कोई खास संकेत है नहीं। आधा % की रेंज में ऊपर और नीचे, लेकिन चीन को छोड़कर बाकी बाजार हरे निशान में ज्यादातर कारोबार करते हुए दिख रहे हैं और हम वहीं से संकेत ले रहे हैं। यानी कि 200 अंकों की कमजोरी डाउ में जो हुई कल देर शाम, उसे भुलाकर इस वक्त एशियाई बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मेरी नजर होगी रुपए पर भी। 68 रुपए 5 पैसे पर कल हमने जाकर समाप्ति देखी। 20 पैसे के आसपास का नुकसान रुपए में होता हुआ दिखा था। कल करेंसी मार्केट में कमजोरी थी। आज देखना होगा किस तरह की शुरुआत करेंसी मार्केट से होती है कि 68 के ऊपर निकलकर मजबूत हो पाते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, रजत बोस, विजय चोपड़ा और सिद्धार्थ भामरे। हम ब्रेक के पहले बैंकिंग शेयरों की बात कर रहे थे। सिद्धार्थ, आपकी लिस्ट में मैं देख रहा हूं जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं, दोनों में खरीदारी की राय। पहले मैं बात करूं उस स्टॉक की जिसके आज नतीजे भी आने वाले हैं, वेदांता। आपको लगता है शॉर्ट कवरिंग या फिर खरीदारी का मौका दिख रहा है आज? फर्स्ट थिंग कि ये अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका बॉटम बन चुका है और ये यहां से बस अब ऊपर ही चलता रहेगा, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में ह्यूज राइज इन ओपन इंटरेस्ट देखा गया है। उसकी रोल ओवर भी अच्छी है। नतीजे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जस्ट आफ्टर रिजल्ट्स या बिफोर रिजल्ट्स देयर इज अ चांस कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आए और ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस इसको एक अच्छा उछाल दे सकता है। हमने देखा है जैन सीरीज में कि किस तरह से मेटल स्टॉक्स में 1-2 दिन की जब तेजी आती है तो वो अच्छी खासी रहती है, 7-8-10% की तेजी रहती है। तो बस उतनी ही तेजी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो एट करंट लेवल्स आप लॉन्ग करें विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 73 एंड स्टॉप लॉस 59-60 के आसपास रखें। ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स को 2-3 दिन पहले देखे रखी है। तो आज सेकंड हाफ में इसके पोस्ट लंच इसके नंबर्स आने वाले हैं, उस पर नजर होगी और नजर होगी मारुति के नंबर्स पर भी, वो भी पोस्ट लंच आएंगे आज। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं। टेलीकॉम स्टॉक्स में बताइए रजत, कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा कमजोर लगता है? टीआरआई की जो सिफारिशें उन्होंने दी हैं स्पेक्ट्रम को लेकर, उससे इंडस्ट्री काफी नाराज है। वो कह रहे हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइसिंग की गई है वो काफी बढ़ा चढ़ाकर की गई है। कौन सा शेयर सबसे ज्यादा कमजोर है जिसे आप शॉर्ट करना चाहेंगे? देखिए, मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम स्टॉक्स आर इन डाउन ट्रेंड। वो सभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो फिलहाल मुझको जो कल के चार्ट देख के जो समझ में आ रहा है वो रिलायंस कम्युनिकेशन सबसे वीक नजर आ रहा है। ये 63 के आसपास बंद दिया है, 62 रुपया 50 पैसा इसका कल का लो था। मुझको लगता है आज वो लो भी तोड़ के ये नीचे जाएगा और ये 60 की लेवल को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज है। जब तक ये ऊपर में इन माई रिकॉर्डिंग जब तक ये 66 रुपया 25 पैसा के ऊपर में सस्टेन नहीं करता है, तब तक इसमें बिकवाली का दबाव जारी रहेगा और इसको बेच के ही खेलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन आप बेचेंगे, भारतीय भी बेच सकते हैं। वो भी 297 से 291 उसका एक काफी क्रिटिकल जोन है, उसको तोड़ने से वो 280 तक भी पहुंच जाएगा। तो यू नेम इट, यू हैव इट काइंड ऑफ सिनेरियो इन टेलीकॉम स्टॉक्स। परफेक्ट। तो ये रहा है टेलीकॉम स्टॉक्स पर बिकवाली का मौका। इस बीच देखिए प्री ओपनिंग सेशन की हुई है शुरुआत। 27 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 28 अंक नीचे है निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में। क्या है मजबूत? केन इंडिया कच्चे तेल के उछाल का फायदा यहां पर दिख रहा है। पावर ग्रिड मजबूत नतीजों के दम पर पॉजिटिव शुरुआत करने में कामयाब। पीएनबी एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों में मामूली खरीदारी। वेदांता आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले 4% नीचे शुरुआती टेक्स पर, लेकिन ये सारे लेवल थोड़ी देर में सेटल होंगे। और इस बीच रुपए की शुरुआत हो चुकी है, कमजोरी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 8 पैसा कमजोर खुला है इस वक्त रुपया। 68 रुपए 13 पैसे के आसपास के लेवल इस वक्त रुपए में आते हुए दिख रहे हैं। तो रुपया अपने निचले स्तरों की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पिछले हफ्ते हमने निचले स्तर देखे थे, वहां से जो रिकवरी हुई थी लगभग वो पूरी की पूरी रिकवरी खत्म होती दिख रही है। 68 रुपए 15 पैसे के आसपास के लेवल इस वक्त आपको करेंसी मार्केट से नजर आएंगे। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी की राय सिद्धार्थ की है आज वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, वो है स्टेट बैंक। बताएं इसके बारे में सिद्धार्थ। अनिश, हम डिस्कस कर रहे थे बैंकिंग सेक्टर के बारे में कि किस तरह से पीएसयू बैंक में एक उछाल दिख रहा है। एंड अगेन नीडलेस टू से कि हर एक पीएसयू बैंक आप ले ले उसमें बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी है। एसबीआई लास्ट अगर आप 3-4 दिन से अगर इसे क्लोजली ट्रैक कर रहे होगे तो 185, 186 के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है, लेकिन रेसिस्टेंस लेके स्टॉक में गिरावट नहीं दिखी जा रही है।
मुझे लगता है कि ये स्टॉक में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगेन यहाँ पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि बॉटम बन चुके हैं, एक बाउंस के लिए खेल रहे हैं क्योंकि मार्केट में भी एक बाउंस हो रहा है। और जो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं थोड़ी बहुत, नॉट दैट सब जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो सब कवर हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी कैश बेस्ड बाइंग जिनको लगता है कि बॉटम बन चुका है, वो ये स्टॉक को 195 196 के आसपास तक लेके जा सकते हैं, मे बी टिल 198। एंड मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल पे आप ले रहे हो विच इज अराउंड 183 184, तो 176 का स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्टॉक को अराउंड 175 177 के बीच में थोड़ा, अगर आप 3-4 दिन का डेटा देखें तो, या एक हफ्ते का डेटा देखें तो वहां पे सपोर्ट है। तो आई वुड सजेस्ट टू गो लॉन्ग इन एसबीआई फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, चलिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए एसबीआई में तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। टाटा कॉफी चार्ट्स पर कैसा लगता है रजत? इसके नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद जो है वो काफी अच्छा है। मुनाफा देखिए 66% बढ़ा है, मार्जिन 16.9% से बढ़कर 20.2% और एबिटा में 29% का जोरदार इजाफा। टाटा कॉफी आज मजबूती के साथ खुलेगा, तो कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे इसके लिए? देखिए, टाटा कॉफी कल क्लोज किया था 96.85 में। आज एटलीस्ट मिनिमम आप 99 रुपीज का जो हाई कल बनाया था उसी को टेस्ट होगा। 99 से 100 वो टेस्ट होने की काफी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि उसी लेवल पे रेजिस्टेंस इसलिए आ सकता है कि वहां पे कई बार स्मॉल टॉप्स बन चुके हैं। अगर वो लेवल पार कर जाए तो 103 तक उम्मीद कीजिए, और इसमें अगर कोई खरीदारी का आप पोजीशन बनाते हैं तो 95 के नीचे इसमें स्टॉप लगा के ट्रेड कीजिए। एचडीएफसी लिमिटेड, इस पर राय लेना चाहता हूं आपसे सिद्धार्थ। और कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, मिले जुले से दिख रहे हैं नतीजे। हालांकि मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा उम्मीद से कम आया है, लेकिन कुछ प्रोविजनिंग बढ़ाई है, उसके चलते ऐसा हुआ है। बाकी आंकड़े स्टेबल है। क्या ट्रेड लेना चाहिए एचडीएफसी लिमिटेड में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सम 330 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग बढ़ी है, जो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा फिगर है। थ्रेट कर रहा था स्टॉक की 1100 का लेवल तोड़ के नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद निफ्टी में बाउंस बैक आया और ये स्टॉक में भी हमने बाउंस देखा। सस्टेनेबल बाउंस नहीं लग रहा है। 1180 से 1200 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, तोड़ने की ट्राई कर सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट वुड बी सक्सेसफुल। स्टिल लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में है। एचडीएफसी लिमिटेड में हमने बहुत ज्यादा बिल्टअप नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार फिर अपना जो सपोर्ट है 1100 उसको टच कर सकता है। मैं इसमें लॉन्ग जाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा लोगों को। चलिए, यहाँ पर तेजी मत करिए। ये रहा एचडीएफसी में आज थोड़ा दबाव के साथ ये शेयर खुलेगा। प्रोविजनिंग को लेकर बाजार थोड़ा सा कंसर्न था। जीएनएफसी के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 46 करोड़ रुपीस के लॉस के सामने 85.6 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट इसने पेश किया है। रजत, चार्ट पर देखकर बताइए जीएनएफसी कैसा लग रहा है? पिछले कुछ दिनों में बेहतरीन रनअप इसने दिखाया है। नतीजों से पहले कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर हिस्सेदारी भी खरीदी है। इस तरह की खबरें भी मार्केट में आती रही हैं। एबिटा में भी देखिए 131% का जोरदार इजाफा देखने को मिला है। कैसा लगा है इसके चार्ट्स आपको? देखिए, जीएनएफसी का जो सवाल है, इसको ये मैं अगर आप गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर का बात कर रहे हैं तो तब ये चार्ट में ठीक ही है। ऊपर में 90 के ऊपर में अगर चले तो इसमें अच्छी मूवमेंट की गुंजाइश है, बट इसमें कोई खास मूवमेंट होगा ऐसा अभी तक उम्मीद नहीं है, जब तक ये 85 से 90 का स्तर पार करके ऊपर ना चले। ओके, तो ये राय है इस वक्त जीएनएफसी सर काफी मजबूत सिचुएशन में दिख रहा है। एक और स्टॉक उदयपुर सीमेंट वर्क्स, ये स्टॉक रखिए, जो ये सिका, एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनियां जो होती है उसके एक्ट से ये कंपनी बाहर आ गई, उसके परव्यू से बाहर आई, यानी कि एक पॉजिटिव खबर है। और मैं देख रहा हूँ प्री ओपनिंग सेशन में 20% ऊपर दिख रहा है ये स्टॉक, ऊपरी सर्किट पर दिख रहा है। हेमंत, तो जहां तक मुझे याद, आपकी टीम में शामिल था ये स्टॉक? जी हाँ, आज मेरी टीम का फ्री हिट शेयर था। ओह, फ्री हिट शेयर है, तो फ्री हिट का भी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन है। 20% उदयपुर सीमेंट जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है बीएससी पर, एनएससी पर, वो 20% ऊपर दिख रहा है। एनीवे, तो इसके चार्ट देखकर बताएं रजत, कितनी तेजी हो सकती है इस शेयर में? देखिए, आप जो बोल रहे हैं 20% की तेजी दिख रहा है, मतलब ये 2 रुपया ऊपर तो ट्रेड ऑलरेडी कल इन दिनों में
इन दिनों में 12 रुपये इन दिनों में 12 रुपये के ऊपर तो चला नहीं। 12 रुपये के ऊपर चलने से ये 12 रुपये 70 पैसा से 13 रुपया, ये इसके बीच में इसमें कुछ रेजिस्टेंस आ सकता है, वहां पे पहुंचेगा ऐसा तो उम्मीद कीजिए। उसके ऊपर सस्टेन करने से ही आप मानिएगा कि इसमें कुछ अच्छी मूवमेंट होगा, क्योंकि 13 रुपये के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ओके, तो ये है उदयपुर सीमेंट पर राय। देखते हैं कि आज कितनी तेजी बनती है। अब लगभग 4% ऊपर दिख रहा है। प्रीमियम सेशन में आप देखते ही हैं काफी उतार चढ़ाव दिखते हैं, लेकिन फिलहाल आज किन शेयरों पर एफआई ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट दी है ये जानना जरूरी, क्योंकि उन शेयरों में एक्शन दिखने वाला है। एचडीएफसी और भारतीय इंफ्राटेल, इन दो शेयरों पर क्या राय है इन बड़े ब्रोकर्स की, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी नियति। बताएं। एचडीएफसी कल मिले जो नतीजे उन्होंने पेश किए, गोल्डमैन सैक्स अपना न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है, मगर टारगेट प्राइस 1210 से घटा के 1190 तक का कर दिया है। मौजूदा भाव से सिर्फ 20 रुपए के आसपास की और तेजी आ सकती है अगर आई तो। मुनाफा अनुमान के मुताबिक था, मगर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी कमजोर है और आगे चल के भी, क्योंकि नॉन रिटेल लोन ग्रोथ में बहुत स्लगिशनेस है, धीमापन है, इसके कारण आगे भी कमजोरी रहने का अनुमान है। 1190 तक के लक्ष्य आपको स्टॉक दिखा सकता है। सीएलएसए मेंटेन कर अपनी खरीदारी की सलाह, टारगेट प्राइस इन्होंने भी घटा दिया है, 1510 से घटा के इन्होंने 1440 का कर दिया है। मौजूदा भाव से अभी भी 23% की तेजी ये दिखा सकता है। ईपीएस अनुमान 1 से 4% के आसपास घटा रहे हैं अगले 3 साल के लिए। भारतीय इंफ्राटेल में मेंटेन कर रहे हैं अपनी निवेश की सलाह सीएलएसए, टारगेट प्राइस 493 से घटा के 467 का कर दिया है। नतीजे और स्पेसिफिकली मार्जिन इनके अनुमान से काफी कम थे। आय, एबिटा और मुनाफे का अनुमान 1 से 6% घटा रहे हैं। मोबाइल डेटा नेटवर्क की ग्रोथ में सबसे बड़ा बेहतरीन स्टॉक होगा निवेश करने के लिए। 22% की मौजूदा भाव से इन्होंने तेजी दिखाई है इस शेयर में, इनका मानना है। चलिए, कमजोर नंबर्स आए थे भारतीय इंफ्राटेल के, इसलिए यहाँ पर लक्ष्य घटाया गया। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एफआई ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या बेरिश है नियति? एफएमसीजी की मिड कैप कंपनियां कोलगेट और गोदरेज कंज्यूमर, इन्होंने भी कल अपने नतीजे पेश किए थे। क्रेडिट स्विस मेंटेन करा अपना न्यूट्रल का कॉल, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने 1000 से घटा के 930 का कर दिया है। मौजूदा भाव से 9% की तेजी ये दिखा सकता है, मगर वॉल्यूम ग्रोथ जो कि सबसे ऑल टाइम लो थी 1% की रह गई है, वो क्लियरली इसलिए हिट हुई है क्योंकि इनको मार्केट शेयर में तगड़ा झटका लगा है। और इनको कौन दे रहा है झटका? सिवियर कंपटीशन है इनको पतंजलि से, और ये कंपटीशन आगे भी जारी रहेगा, इसलिए इनकी जो अपसाइड है इस शेयर में वो बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगी। सिर्फ 9% की ही तेजी दिखा सकता है। 930 तक का इन्होंने लक्ष्य कर दिया, जो कि पहले इनका 1000 का था। गोदरेज कंज्यूमर्स पे मेंटेन कर रहा है नोमुरा निवेश करने की सलाह, 1460 रुपए तक का लक्ष्य दिया है, 27% की ये तेजी दिखा सकता है। रेवेन्यूज इनके अनुमान से काफी कमजोर आए थे, मगर बाकी ओवरऑल जो नंबर्स थे वो इनलाइन थे। वॉल्यूम ग्रोथ इस मैक्रो सिनारियो में, कमजोर मैक्रो सिनारियो में 9% के आना एक पॉजिटिव है। 27% की तेजी ये शेयर भी दिखा सकता है। मगर एलएनटी सिटी ने एक न्यूट्रल का कॉल दिया है, टारगेट प्राइस 1403 तक का दे रहे हैं। मैनेजमेंट ने दूसरी छमाही में अनुमान जताया था कि पहली छमाही से बेहतर होंगे। इसी तरह से इनको तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में 7% और 10% सेल्स, नेट सेल्स ग्रोथ का इनको अनुमान है साल दर साल बेसिस पे। कंसोलिडेटेड ग्रोथ जो होगी वो ड्रिवन होगी टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और हाइड्रोकार्बन्स के सेगमेंट से। मगर इनका अनुमान है कि जिस तरह से पिछली तिमाही में मैनेजमेंट ने अपना ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस घटाया था, इस तिमाही में भी कल ये जो नतीजे पेश करेंगे उसमें ये अपना ऑर्डर इनफ्लो का अनुमान और घटा सकते हैं। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन इन रिपोर्ट्स के दम पर दिखने वाला है। लेकिन एक्शन दिखने वाला है उन 20 स्टॉक में जो आज सुबह 7:30 बजे स्टॉक 2020 के मैच में रिकमेंड किए गए थे हमारे दोनों कैप्टन्स की तरफ से। कौन से हैं वो स्टॉक्स और क्या है एक्शन, आइए जान लेते हैं। आज स्टॉक 2020 की टीम किस तरह से निकल कर आई है। गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही बराबर बराबर के हैं। शुरुआत गेंदबाजों से करी है। जस्ट डायल कमजोर नंबर आए, टेलीकॉम शेयरों में प्रेशर देखने को मिल सकता है। टीआरआई के रिकमेंडेशंस के बाद खासतौर पर 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइसिंग उन्होंने करी है वो काफी एग्रेसिव करी है। भारतीय एयरटेल के नतीजे भी आज आने वाले हैं। मारुति सुजुकी, एलएनटी, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली करने की राय है। मारुति के नतीजे आज और एलएनटी के कल आने वाले हैं। उदयपुर सीमेंट मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक अच्छी तेजी दिखा सकता है ये। जेपी इंफ्रा, जीएसएफसी, यूबी होल्डिंग, जैकॉप, कुछ और ऐसे बल्लेबाज हैं जो आज सिलेक्टर्स ने तेजी करने की साइड पर उतारे।
फटाफट से मेरी टीम भी देख लीजिए, इसमें हमने 6 बल्लेबाज उतारे हैं और इसमें पहला काउंटर है प्राज इंडस्ट्रीज के इथेनॉल का जो मामला है वो पूरे इनके फेवर में आता हुआ दिख रहा है और ऐसे इसके रिजल्ट आने वाले 29 तारीख को, तो अच्छे रिजल्ट रह सकते हैं इस बार। एलेम्बिक के भी आज नतीजे आएंगे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ सकती है, एलेम्बिक को भी आप ट्रेड ले सकते हैं। सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील सरकार एमआईपी पे पीछे हट रही है, इसको लेकर थोड़ा सा नुकसान आज बढ़ता हुआ दिखेगा। एशियन पेंट पे कैस्टर सीड का और साथ ही साथ क्रूड का इंपैक्ट है वो आएगा और वैसे भी डेरिवेटिव में शॉर्ट का कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है, अनवाइंडिंग का प्रेशर है। जेएनएफसी पे आप नजर रखें, रिजल्ट बेहद शानदार, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। केन इंडिया और ऑयल इंडिया कच्चे तेल के हिसाब से चुना है, यहाँ पे पुल बैक मिल सकता है अगर 30 का बेस बना रहता है। उमंग डेयरीज के भी रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं, कंपनी ने लाखों से करोड़ों में आप प्रॉफिट शो किया है और साथ ही ईएल ओएफएस के चलते आज वीक कैंडिडेट है, शॉर्ट करके चल सकता है। चलिए, तो ये थे स्टॉक 2020 के 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा बाजार खुलने के साथ साथ। लेकिन आज देखिए टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में काफी दबाव देखने को मिल सकता है। 1% नीचे भारतीय एयरटेल का शेयर प्री ओपनिंग सेशन में खुलता हुआ। आइडिया में भी इतनी गिरावट, मारुति सुजुकी, एलएनटी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज बाजार पर दबाव बना सकते हैं। एलएनटी के नंबर्स कल आने वाले हैं और नियति कुछ देर पहले बता रही थी, जो सिटी है ब्रोकरेज हाउस, वो कह रहा है कि आप शायद अच्छे नंबर्स ना आए, अपना जो ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस है वो एलएनटी घटा सकता है। चार्ट्स पर देखकर बताइए रजत, कैसा लगता है एलएनटी आपको? देखिए, एलएनटी में जो पुलबैक रैली था वो पुलबैक रैली मोरलेस खत्म हो चुका है, ये फिर से नीचे जाने की तैयारी में है। अभी फिलहाल लगता है कि पुरानी जो लो था इसका वो 1069 का था, उसको तोड़ के ये आने वाले दिनों में नीचे जाएगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि ये बेयरिश फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ है और इसका ऐसा भी टारगेट 990 का पुरानी टारगेट है, हो सकता है वो देख के ही आएगा ये, उसके पहले इसमें कुछ खास सुधार होगा, ऐसा उम्मीद नहीं करे तो बेहतर है। ओके। और इस बीच बाजारों के खुलने की तैयारी। एसजेएक्स निफ्टी भले ही मजबूती दिखा रहा हो, लेकिन मजबूती हमारे यहाँ है नहीं। प्री ओपनिंग सेशन में देखिए 10-10 अंक नीचे खुलने के संकेत आ रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी से। हालांकि बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है, 1/4% ऊपर खुलने के संकेत। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी दिशा तय करेंगे बाजार खुलने के बाद ही। कमजोरी कहां से है? सबसे पहले तो टेलीकॉम शेयर से। भारतीय आइडिया कमजोर दिख रहे हैं 1% के नुकसान के साथ, लेकिन निफ्टी पर सबसे बड़ा नुकसान होगा वो एचडीएफसी से। मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा नीचे जो आया है, चूंकि 0.2% का कट इस वक्त आप देख सकते हैं शुरुआती कारोबार में एचडीएफसी लिमिटेड में, और वहां से बाजार पर थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखा। लेकिन इनके अलावा आज नतीजों वाले शेयरों में थोड़ी कमजोरी है, उसमें मारुति आप देख सकते हैं थोड़ा नुकसान में दिख रहा है। एलएनटी पर जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे थे सिटी की रिपोर्ट की, 1% के 0.5% के आसपास की कमजोरी वहां पर आपको नजर आएगी। फार्मा शेयरों में चुनिंदा बिकवाली है। सन, ल्यूपिन, ये दोनों शुरुआती कारोबार में प्री ओपनिंग सेशन में कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन दमदार प्रदर्शन होगा पावर ग्रिड का आज फिर से। कल की 4% की मजबूती के बाद 2% फिर से मजबूत नजर आ रहा है आज के सेशन में। और जो कल बाजार बंद होने के बाद कुछ नतीजे आए उन पर नजर रखिए। जस्ट डायल 8% नीचे है ये स्टॉक, और केपीआर मिल्स 5% नीचे। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। जीएनएफसी 9% ऊपर खुलने के संकेत देता हुआ। तो इन सारे शेयरों पर रखें नजर। बस पहले की आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सेंसेक्स और निफ्टी पर शुरुआत हुई है कमजोरी के साथ, 65 अंक नीचे है सेंसेक्स और 20 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिखा है। और इंटरेस्टिंग बात है कि कल और परसों 2 दिनों के लोज लेवल तोड़े हैं निफ्टी ने। 7420 के लेवल को निफ्टी अब तक होल्ड कर रहा था पिछले 2 दिनों से, आज शुरुआत उसके नीचे होती हुई दिखी है, तो ये एक लेवल जरूर ध्यान में रखिए। 80 अंक नीचे अब सेंसेक्स होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी मामूली लाल निशान में खुला है। मिड कैप शेयर एकदम फ्लैट खुले हैं। मजबूत क्या है? पावर ग्रिड 2.5% मजबूत, केन इंडिया 2% मजबूत, वेदांता आज नतीजों से पहले 0.5% मजबूत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1% की तेजी। आईसीआईसीआई बैंक 1% ऊपर। आइए कमजोर शेयरों का जिक्र कर लें। आइडिया और भारतीय दबाव बनाते हुए, एचडीएफसी 2% नीचे है, एलएनटी में 1.25% का नुकसान, मारुति 1% नीचे, एक्सिस, कोटक, यस प्राइवेट बैंक दबाव बनाते हुए बाजार पर। तो ये स्टॉक्स हैं जो नुकसान में। आइए वायदा कारोबार की तरफ। EIL जिसका ऑफर फॉर सेल का ऐलान हो चुका है, आज शाम को प्राइस आएगी और कल ऑफर फॉर सेल होगा। 5% नीचे खुला है। जस्ट डायल मैं आपको बता ही रहा था कि देखिए जस्ट डायल में कैश और फ्यूचर्स में दोनों में नुकसान अलग अलग हुआ। तो कैश में तो गिरा हुआ ही है जस्ट डायल, अब 5% और फ्यूचर्स में महज 3% गिरा हुआ। तो कुछ शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है यहाँ पर। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में यहाँ पर नुकसान है। भारतीय इंफ्राटेल बेहद खराब नतीजे कल पेश किए थे,
स्टॉक 0.2% नीचे है। मजबूत क्या है? एसकेएस माइक्रो अपनी तेज रफ्तार बरकरार रखते हुए यहां पर 2% की तेजी बनती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक और केन वेदांता ग्रुप के ये सारे शेयर मजबूत है। कुल मिलाकर बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। 35 अंक नीचे है सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 13 अंकों का नुकसान, मिड कैप इंडेक्स 1/4% नीचे, बैंक निफ्टी पर 25 अंकों का नुकसान। ये है इस वक्त का कारोबार। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तादाद लगभग बराबर। हेमंत, कहां नजर है आपकी? काफी सारी कंपनी जिन्होंने अपने नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद पेश किए। GNFC जिसका जिक्र हम कर रहे थे 6.5% मजबूती के साथ खुला है। साथ ही टाटा कॉफी के नंबर्स अच्छे आए, 3% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। पावर ग्रिड की आपने बात करी, संगम सीमेंट, सागर सीमेंट माफ कीजिएगा, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल अपने नंबर्स पेश किए थे, अच्छे नंबर्स आए हैं। भारतीय इंफ्राटेल, इसके नंबर्स ने निराश किया है। अभी कुछ देर पहले नियति ने आपको बताया कि CLSA ने अपना लक्ष्य भी यहां पर घटाया है, 3% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। निवेली लिग्नाइट के नंबर्स काफी कमजोर आए, 85% मुनाफा घटा है। आप देखिए 4-4.5% नीचे ये शेयर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने जो प्रोविजनिंग 118% बढ़ाई है, उसका असर भी इस स्टॉक पर दिखेगा। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का शेयर आप देखिए 4.5% नीचे। ब्लू स्टार, मिर्जा, HEG, इसके साथ साथ ग्रेफाइट, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद डिसअपॉइंट किया है। कमजोरी के साथ ये सभी शेयर आपको दिखेंगे। मिर्जा इंटरनेशनल और ग्रेफाइट के शेयरों पर भी नजर रखिए। यहां पर देखिए मिर्जा में बड़ा कट 5.5-6% का आज देखने को मिल रहा है। तो नतीजों के ऊपर मोटा मोटी बाजार रिएक्ट कर रहे हैं। और जस्ट डायल, जैसा कि हम कह रहे थे, ये काफी प्रेशर में रह सकता है। काफी कमजोर नंबर पेश किए हैं। आप देखिए 4.5% नीचे है ये शेयर। HDFC, अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट देखेंगे तो HDFC के नंबर्स अगर अच्छे आए होते ना तो इस समय बाजार हरे निशान में होता। यही वो इकलौता स्टॉक है जो सबसे ज्यादा प्रेशर बना रहा है। कंट्रीब्यूटर्स की प्लेट अगर आप हाजिर करेंगे तो देखेंगे 8 अंक की जो गिरावट देखने को मिल रही है वो दरअसल निफ्टी में HDFC की वजह से देखने को मिल रही है। और उसके बाद L&T, मारुति, ये वो दो स्टॉक्स हैं। मारुति के नंबर्स आज आने वाले हैं, L&T के कल आने वाले हैं। तो नतीजे जिन पे आने वाले हैं, जहां थोड़ी बहुत नर्वसनेस है, वहां पर आज दबाव देखने को बिल्कुल साफ तौर पर वही प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन फिर भी इन सबको देखते हुए जिस तरह की रिकवरी होती हुई दिखी वो काफी अच्छी है। तो वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन जिस तरह के उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं वो सुबह से देखना आप शुरू कर चुके हैं। 7,410 के आसपास का लो बनाया हमने निफ्टी और दिन के हाई पॉइंट पर हरे निशान में आ चुका है सेंसेक्स और निफ्टी। अब तो 7,450 के लेवल को पार करके टिके तो फिर एक्शन और ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। ये संकेत डेफिनेटली दिख रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, उदयपुर सीमेंट, अब 5.5% मजबूत है ये शेयर। 12 रुपए 20 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है, जहां पर कंपनी को वो सिक इंडस्ट्रियल एक्ट से बाहर निकला है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। स्पाइस जेट देखिए 5% की मजबूती यहां पर है। पूरा एविएशन सेक्टर ही देख लेते हैं, क्योंकि स्पाइस जेट में मैं कल देख रहा था RBS ने 32 लाख शेयरों की खरीदारी की है 86 रुपए 50 पैसे में, और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। टाइड वाटर ऑयल, आज बोर्ड बैठक है इस कंपनी की, नतीजे तो आएंगे। स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी, सरकारी कंपनी 4.5% का बड़ा उछाल दिखाती है। यूबी होल्डिंग, मेरे ख्याल से वो आपने टीम में शामिल किया था, राइट? यूबी होल्डिंग ये मजबूत है शेयर, क्योंकि यहां पर रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस इस सेगमेंट में उतर रहे हैं। कुछ नया कारोबार करने की कोशिश यूनाइटेड ब्रूअरीज की हो रही है और उसकी होल्डिंग कंपनी है यूबी होल्डिंग। तो यहां पर भी फायदा साफ तौर पर मिलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये स्टॉक्स हैं इस वक्त एक्शन में, बाजार हरे निशान में आता हुआ। सबसे पहले जिस स्टॉक पर राय लेना चाहता हूं सिद्धार्थ आपसे, वो है जस्ट डायल, जो काफी कमजोर हुआ है और आज नतीजों के बाद खुला नीचे 727 का लो दिख रहा है फ्यूचर्स में, इस वक्त 745 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? जी, आई थिंक ये स्टॉक के ऊपर हमारे पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है कि ये स्टॉक एक सेक्युलर डाउन ट्रेंड में है और बीच में जो जो उछाल आते हैं इसमें शॉर्ट ही करना चाहिए। और इसके बिजनेस से रिलेटेड भी हमने काफी बातें की है कि कुछ विजिबिलिटी है नहीं। जो बाउंसेस आए थे उसमें लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनी है और नीचे जब जाता है स्टॉक तो शॉर्ट पोजीशंस बनती है। आज गैप डाउन के बाद ये मेरे ख्याल से अगेन 52 वीक के लो के नीचे चल रहा है। आई थिंक यहां से भी ये स्टॉक में बहुत सब्सटेंशियल डाउनसाइड है, तो ओवरसोल्ड में आ गया है इसलिए मुझे बाय करना चाहिए, ऐसा कोई भी ट्रेडर को नहीं सोचना चाहिए। एंड दिस स्टॉक में कंटिन्यू टू मूव डाउन। इट इज अ सेल ऑन राइट स्टॉक क्लियरली हमारे लिए। जो चाल में बिकवाली की राय यहाँ पर दी जा रही है। ऑन मोबाइल ग्लोबल, जब बाजार खुला नहीं था तब हम आपको बता रहे थे कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ इन्होंने करार किया है 3 साल के लिए रिंगटोन्स बनाने का करार है। ये 2-2.25% मजबूती के साथ ऑन मोबाइल ग्लोबल का शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। IDFC बैंक, इसके नंबर्स भी अच्छे दिख रहे थे।
जितना लोग डरे हुए थे उतना कमजोर नंबर्स नहीं दिखे हैं, 0.25% ऊपर है ये शेयर इस समय। रजत, चार्ट्स कैसे लगे इसके आपको? कि आईडीएफसी बैंक में लोग डर रहे थे, ये मानने में थोड़ा मेरा कष्ट हो रहा है, इसीलिए कि पिछले 5 दिनों से ये एक आउट परफॉर्मर रहा और ये जिस तरीके से ऊपर चल रहा है, एटलीस्ट ट्रेडर को तो ये उम्मीद था कि इसका रिजल्ट उतना खराब नहीं आएगा। तो मैं मानता हूं कि जब तक ये 48 के नीचे नहीं चलता है तब तक इसमें आप तेजी का सौदा कर सकते हैं। ऊपर में 55 से 57 तक मिनिमम उम्मीद करना चाहिए। ओके, भारती इंफ्राटेल, ये स्टॉक बताइए, कल देर शाम नतीजे दिए हैं सिद्धार्थ इसने और नतीजों के बाद स्टॉक की आज हो रही है पिटाई क्योंकि नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल का लेकिन स्टार परफॉर्मर था ये वायदा कारोबार में, मेरा ख्याल है 4.5-5% जितना मजबूत बंद हुआ था, आज 3% कमजोर हो चुका है। क्या किया जाए इसमें 371 के आसपास? भारती इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल में नहीं ट्रैक करता हूं, लेकिन मैं टेलीकॉम स्टॉक से मेरा कुछ ओपिनियन देना चाहूंगा अनिल जी। शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं आइडिया में 105 100 के लेवल पे अगर आइडिया आता है तो उसमें स्ट्रांग बायर रहूंगा। भारती यहां से और अगर 4-5% करेक्ट होता है तो ये एक स्ट्रांग बायर रहेगा। आरकॉम में हमने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है अराउंड 65, वहां से नीचे आया है स्टॉक, लेकिन आरकॉम में डाउनसाइड बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि आरकॉम 57 के नीचे जाएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रांग कवर्ड कॉल राइटिंग कैंडिडेट है जहां पे आप स्टॉक लेते हो और सामने ऊपर की कॉल ऑप्शंस बेचते हो। रेंज बाउंड स्टॉक रहेगा, बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं है यहां से। तो अगेंस्ट व्हाट मार्केट इज सजेस्टिंग कि टेलीकॉम स्टॉक में बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है, यस विजिबल है, लेकिन क्या यहां से क्रैश हो जाएगी और बहुत बड़ा डाउनसाइड आएगा? आंसर टू दैट इज नो, एंड ऑल 3 स्टॉक्स हैव गुड लिक्विडिटी इन ऑप्शन सेगमेंट। तो कवर्ड कॉल राइटिंग के लिए आरकॉम के अलावा इवन आइडिया एंड भारती आर क्वाइट गुड। ओके, तो ये रहा इन टेलीकॉम शेयरों पर, लेकिन आज देखिए इस समय जरूर प्रेशर देखने को मिल रहा है। मारुति भी करीब करीब 1% नीचे ट्रेड करता हुआ। HDFC ये वो हैवी वेट है जहां सबसे ज्यादा दबाव है। निफ्टी में अगर आप नजर डालें, केन इंडिया में एक उछाल देखा जा रहा है, कच्चे तेल में जिस तरह से एक बाउंस देखने को मिला उसका फायदा इसको शायद आज मिला है, 1.5% ऊपर है केन इंडिया। कैसे इसको ट्रेड करेंगे रजत आप? उछाल में बिकवाली की रणनीति रखनी चाहिए या पुलबैक के लिए खेलेंगे? नहीं, पुलबैक के लिए खेलेंगे जी, क्योंकि क्या केन इंडिया में मुझको लगता है कि 123 से 127 तक एक पुलबैक होगा। तो जब तक वो पुलबैक का टारगेट पूरा नहीं हो जाता है, एटलीस्ट 123 का आंकड़ा हासिल नहीं करता है, तब तक हम इसमें शॉर्ट करना नहीं चाहते हैं। अगर आपने लॉन्ग कर रहे हैं तो 116 के नीचे स्टॉप लगाइए और इसमें बने रहिए। और अगर जब ऊपर चलता रहे तो कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 118 रुपया, उसी के नीचे आप स्टॉप को बढ़ा दीजिए। लक्ष्मी प्रिसीजन स्क्रूज ये एक ऐसी कंपनी है जो वाला स्टॉक कल का खुलते ही जो सर्किट लगा था, दूसरे दिन लगातार अपर सर्किट लगा है। जो सब्सिडी हम बता रहे थे ये बेच रहे हैं, वो 40 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं और पूरी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 40-41 करोड़ रुपए के आसपास है। तो दूसरे दिन लगातार इस स्टॉक में भी अपर सर्किट लगते हुए, हालांकि वॉल्यूम्स कम होते हैं इस स्टॉक में, लेकिन सेकेंड डे लगातार यहाँ पर तेजी होती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक छोटे छोटे स्टॉक्स में खबरों के दम पर एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक और स्टॉक जो एक्शन में मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है वो साफ तौर पर मजबूती की तरफ दिखा रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन निचले स्तर से रिकवर करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में कल हमने देखा था काफी एफआईज की तरफ से रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, कल अच्छा गिरा था, आज भी काफी कमजोर खुला, लेकिन अब थोड़े वॉल्यूम के साथ रिकवर होता हुआ दिख रहा है। कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है क्या ये रजत? क्या राय है आपकी? देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन जब तक 66 रुपया 25 पैसा क्रॉस करके ऊपर नहीं सस्टेन करेगा तो इसमें ये रैली जो आप दिख रहे हैं ये इंट्राडे रैली शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं उसके चलते हो रहा है, बट वो सस्टेन नहीं करेगा ऊपर की लेवल पे, उसको फिर बेचना ही चाहिए क्योंकि इट्स अ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। इसका R² काफी हाई है, तो ट्रेंडिंग इंडिकेटर सजेस्ट कि इसमें ट्रेंड जो है उसमें काफी दम है, तो वो नीचे की तरफ ही जाएगा। वो ये सब देख के कोई फायदा नहीं है, 60 का लेवल कभी भी पहुंच जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों पर एक फंडामेंटल राय भी लेना चाहता हूं विजय। ये जो स्पेक्ट्रम का ओवरहैंग बना हुआ है इन कंपनियों के ऊपर और जो नया कंपटीशन आने वाला है, इस सबको देखकर आपको क्या लगता है? टेलीकॉम शेयरों को बेस्ट अवॉइड करना चाहिए या गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? आपकी क्या राय बन रही है?
देखिए, अगर मैं खरीदारी की सलाह दूंगा तो वो भारतीय एयरटेल की ही होगी, मगर फिलहाल नहीं। मुझे लगता है कि काफी अभी भी प्रेशर है सारे के सारे टेलीकॉम काउंटर्स पे, और गिरावट में खरीदना चाहिए। तो आई वुड बी अ बायर इन ओनली भारती एंड नॉट इवन इन आइडिया एंड आरकॉम, क्योंकि दोनों मुझे कहीं ना कहीं इनका स्ट्रक्चर नेगेटिव लगता है। और भारती फिर भी मैं कहूंगा कि इट इज अ लीडर इन द पैक, एंड जो भी अगर कंपटीशन भी आ रहा है रिलायंस की ओर से 4G में, मैं कहूंगा कि भारती को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली मिल भी रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि नो डाउट जिस तरीके का नेटवर्क ऑलरेडी ये फैला चुके हैं, और उसमें वहां तक पहुंचने के लिए रिलायंस को थोड़ा समय लगेगा। तो कंपटीशन के चलते हुए और सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि भारती शुड बी द विनर इन द लॉन्ग टर्म, बट नॉट राइट नाउ। आई वुड वेट एंड सी कहां पे इनके भाव सेटल डाउन होते हैं। बिल्कुल। तो वैसे आज बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे भी आने वाले हैं, तो देखिए उसके बाद ही कोई नया फ्रेश मूव लीजिए भारती पर। काफी सारी कंपनियां हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं, डाबर, इमामी, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आएंगे। डाबर में कल हमने थोड़ा सा गिरावट देखी थी जब बाजार खुले थे। सिंडिकेट बैंक, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजों के ऊपर आज सबकी नजर रहने वाली है। लेकिन मारुति अब 1% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। मेटल कंपनियों में आज देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। कल सेकंड हाफ में ये पिटी थी। टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सिद्धार्थ, अगर शॉर्ट कवरिंग के लिए किसी को कुछ शेयर आज खरीदने हो, जनरली हम देखते हैं सेकेंड हाफ में एक्सपायरी के दिन मूव्स आते हैं, तो कौन से वो स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको लगता है मूव्स आ सकते हैं? जनरली ऐसा जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो यू हैव टू सी कि कौन से स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और रोल ओवर कम हुई है। तो वो स्टॉक्स में या तो कवरिंग आएगी या तो रोल ओवर होते वक्त ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। तो काफी सारे स्टॉक्स है, जैसे इंडिया सीमेंट है, देन टीवीएस मोटर है जहां पे हमने कम रोल ओवर्स देखी है अभी तक। लार्ज कैप स्टॉक्स में एक स्टॉक जो उठ के आ रहा है और थोड़ा सा चिंता का विषय भी है, एचडीएफसी बैंक। जनरली एचडीएफसी बैंक में हम ज्यादा उथल पुथल नहीं देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन बहुत ज्यादा हो रहा है या बढ़ रहा है। बट इस बार हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत कम रोल ओवर हो रहा है। वी ऑल नो दिस इज अ हाई डिनोमिनेशन स्टॉक, वी ऑल नो दिस इज एफआईआई स्टॉक, और उसमें अगर रोल ओवर कम हो रहे हैं विच क्लियरली सजेस्ट दैट लॉन्ग पोजीशंस आर नॉट गेटिंग रोल्ड ओवर। एचडीएफसी बैंक हैज बीन अ वेरी एक स्थिर स्टॉक रहा है और उसमें इतना कम रोल ओवर होना एक चिंता का विषय। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में आज वोलेटिलिटी आ सकती है और काफी हैवी वेट भी है इंडेक्स का, बोथ बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। तो ये स्टॉक के ऊपर ध्यान रखें वोलेटिलिटी के हिसाब से। ओके, तो ये राय है इस वक्त सारे शेयरों पर। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। चोपड़ा साहब, भामरे साहब और साथ ही रजत जी, शुक्रिया आपका पहला सौदा में आज हमारे साथ जुड़कर बाजार और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। बिल्कुल, और बाजार पर नजर रखिए, सुस्ती के साथ ट्रेड हो रहा है। कल भी हमने देखा था एक सीमित दायरे में भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे थे और आज भी देखिए कमोवेश कुछ वैसा ही आलम देखने को मिल रहा है। कोई रनअवे रैली नहीं है, कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है, फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स में भी बिल्कुल सपाट कारोबार हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी दरअसल नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम की बात है। अगर यहां पर चले और तेजी हो तो बात बन सकती है, लेकिन एचडीएफसी ने देखिए निराश किया कल मार्केट बंद होने के बाद, और सबसे बड़ा नीचे की तरफ कंट्रीब्यूटर यही है। जस्ट डायल के नतीजे भी अच्छे नहीं आए, 5% की गिरावट यहां पर। और ईआईएल पर नजर रखिए, आज बाजार बंद होने के बाद इसका ओएफएस का भाव तय होगा, फ्लोर प्राइस तय होगा और कल इसका ओएफएस आएगा। और आज देखिए 3.5% की गैप डाउन ओपनिंग के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। कल हमने देखा था कुछ छोटे मझौले पीएसयू बैंक्स में एक तेजी बनी थी, आज नहीं देखने को मिल रही है। वो सिंडिकेट बैंक 2% नीचे ट्रेड करता हुआ, दूसरे पीएसयू बैंक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर के साथ आज कारोबार हो रहा है। राइट, लेकिन इस वक्त बता दें आपको कि दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज के मुकाबले में भारत के हालात काफी बेहतर है, और यह कहना है क्रेडिट स्विस इंडिया के सीईओ मिहिर दोशी का। उनके मुताबिक ग्लोबल मार्केट में स्थिरता आने पर ही घरेलू बाजारों में तेजी आएगी। मिहिर दोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत गई ने। सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, क्योंकि इतनी घबराहट का माहौल है ग्लोबली, सब लोग डरे हुए हैं, चिंता में हैं, आपको कैसा लग रहा है इस समय? आर यू कॉन्फिडेंट कि इंडिया बेटर प्लेस्ड है, भारतीय बाजार ज्यादा अच्छी स्थिति में है? आपका व्यू क्या है सर मार्केट पर? In my opinion, I do think India is better placed. We are beneficiary of oil coming off and commodity prices coming down. The sheer fact that we're launching an IPO next week tells you that we are optimistic in this environment. But having said that, India, is part of the global capital markets. So
will get buffeted around, but I think net I do believe that India is in a better spot than the rest, so I am optimistic. बिल्कुल, टीम लीज का आईपीओ अगले हफ्ते खुलने वाला है। आपने काफी सारे रोड शोज किए हैं मैनेजमेंट के साथ। किस तरह का रिस्पांस मिला है? क्या इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं इस तरह की कंपनी में इस समय निवेश करने के लिए? I think the investor response has been good. I think clearly there is a belief that the story stacks up in this environment, and I remain optimistic. इसके अलावा जिस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है, सब यही जानना चाहते हैं कि एफआईआई का कॉन्फिडेंस वापस कब लौट कर आएगा, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। किस तरह का सेंस मिल रहा है आपको, एफआईआई कब भारतीय बाजारों में लौटेंगे? I think maybe some global stability is required. India can't, like I said earlier, India can't be the only loan performing market. So, and especially if the flow is driven by emerging market flow. So I think we will see stability and return of flows when the overall market stabilize a bit. But vis-a-vis other markets, we will still do better. But I think will we see a net inflow, net really positive? I think it's going to be more a function of global market stability. बिल्कुल, ऑयल ने जिस तरह से सबको नर्वस किया है सर, अब सबकी नजरें हैं सेंट्रल बैंकर्स के ऊपर। क्या एक्सपेक्टेशंस है? ये सारे सेंट्रल बैंकर्स क्या मिलकर भारतीय बाजारों को और दुनिया भर के बाजारों को संभाल सकते हैं क्या? I think very clearly, if you look at our own RBI governor, who's done a great job over the last few years, I think they will attempt to clearly see the markets remain stable. Nobody wants to see a destabilized environment, but I think stability in the markets is probably the most important aspect of they will do something for sure. तो बाजार पर एक बड़े दिग्गज की राय आपके सामने, और उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान में हमारे हालात, इकोनॉमिक हालात काफी बेहतर है, लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट्स के साथ हम जुड़े हुए हैं, तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स में स्थिरता आ जाए तो फिर हमारे बाजार काफी तेजी से भागेंगे, ये बात तय है। और ये कहना है क्रेडिट स्विस इंडिया के सीईओ मिहिर दोशी का, जिनसे हेमंत ने बातचीत की। और टीम लीज का आईपीओ यहां पर खुल रहा है, ये आईपीओ मैनेज भी कर रहे हैं, तो देखना होगा वहां पर किस तरह का आगे रेस्पॉन्स आता है। आईपीओ मार्केट में भी, प्राइमरी मार्केट में भी काफी हलचल चल रही है। जी हाँ, ग्रे मार्केट में काफी एक्टिव है टीम लीज के लिए लोग, और शायद 200-225 रुपए का एक प्रीमियम चल रहा था कल जब मैंने बात करी थी। 785 से 850 रुपए का प्राइस बैंड दिया गया है। 2 तारीख से 4 तारीख तक फरवरी में ये खुलने वाला है, और उससे पहले काफी एक्शन में। हालांकि प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट को काफी ठंडा रिस्पांस मिल रहा है। कल आखिरी दिन है, देखना होगा कि वहां पर कितना इश्यू आगे बढ़ पाता है, लेकिन टीम लीज के आईपीओ को लेकर काफी उत्साह है और काफी इंतजार भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देश के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एडलवाइस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। निश्चल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर बताएं, क्या हो रहा है मार्केट में? क्या 7250 के आसपास बॉटम बन गया है या अभी उसके नीचे जाने का खतरा बरकरार है? बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि एक बाउंस तो आना चाहिए, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से जो बाजार नीचे गया था वो खत्म हो गई है, ऐसा तो अभी मानना नहीं चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि वापस रीटेस्ट करेगा बॉटम, वो एक फेयर पॉसिबिलिटी है। जो 7250 का बॉटम अभी बनाया रिसेंटली, मुझे लगता है कि वो रीटेस्ट तो होगा। तो आपको लगता है कि वो बॉटम वापस से रीटेस्ट हो सकता है? सर ये बताइए कि जो अब तक अर्निंग सीजन निकल कर आया है वो आपको कैसा लगा है? आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहा है या डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा लगी हाथ? तो अभी भी वही हर बार की तरह ये भी मिक्स्ड बैग है। देयर विल बी सम रिजल्ट्स व्हिच वर बेटर, तो चाहे वो रिलायंस हो, एशियन पेंट्स हो, इन बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बाकी फिर कुछ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स भी हैं बेसिकली। तो आई थिंक वो मिक्स्ड बैग ही रहता है हर बार की तरीके से। कोई एक ट्रेंड अभी तक ऐसा नहीं क्लियर हुआ है कि एक संग सब खराब हो रहे हैं, एक संग सब अच्छे हो रहे हैं। ऐसा कोई ट्रेंड अभी तक विजिबल नहीं है लास्ट 2-3 क्वार्टर में रिजल्ट्स का। फिलहाल ट्रेंड निकलने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन बैंकिंग शेयरों पर आप क्या राय रखते हैं? खासतौर से प्राइवेट बैंक्स जो अब तक नतीजे दे चुके हैं, क्या एक जो बड़ा डर है कि सरकारी बैंकों में तो एसेट क्वालिटी खराब हो ही चुकी है, वो प्राइवेट बैंक्स में भी फैलती हुई दिखेगी, ये डर जायज है या फिर इतना चिंता करने की जरूरत नहीं? और खासतौर से तब जबकि आज दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक भी अपने नतीजे देने वाला है। ये डर तो जायज है अनिल जी, क्योंकि अगर आपकी बुक भी सेम उन्हीं कॉर्पोरेट्स लोन पे बनी हुई है जिनके ऊपर पीएसयूज ने भी दिया है,
तो मुझे कोई ऐसा ये रीजन समझ में नहीं आता कि आपकी बुक में प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी। मे बी आपकी स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन वुड बी बेटर जो PSUs ने दिए हैं, लेकिन अगर आप कंसोर्शियम के पार्ट हैं तो फिर आपको भी वो प्रॉब्लम सब झेलनी पड़ेगी बेसिकली जो कि PSU बैंक्स ने झेली हैं। निश्चल जी ये बताइए, अब क्योंकि बजट को करीब करीब 30 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्योंकि बाजार में जो लोग आपसे बात हुई है अब तक वो ये कह रहे हैं कि कोई प्री बजट रैली की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। क्या आप भी उसी खेमे में, आपको भी लगता है कि इस बार बजट देखने के बाद ही ट्रेडर्स एक्टिव होंगे, उससे पहले नहीं? ये तो हर बार ही कहा जाता है और फिर 10-15 दिन पहले एक्सपेक्टेशंस बनने लगती हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस समय क्योंकि ग्लोबल पैरामीटर्स इतने ज्यादा हावी हैं तो इसके लिए अभी तक कोई भी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी बनी नहीं है। छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस हैं बेसिकली जो लोग कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं। ब्रॉडर से फेस पे मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो कट लास्ट बजट में भी बोला गया था, आई थिंक वो ये साल 1% का इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन एक थोड़ी सी बनी हुई है बाजार में कि ब्रॉडर टैक्स कट्स, कॉर्पोरेट के टैक्स कट होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि वो एक उन्होंने 30 से 25% का जो बोला था वो जाएगा। और आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार बजट से? कौन से वो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर आप बुलिश हैं? हमने देखा है पिछले कुछ बजट्स में डिफेंस पे, मेक इन इंडिया पर फोकस है, टूरिज्म पर फोकस रहा है। इस बार आपके लिहाज से किस पर फोकस हो सकता है? क्या रूरल इकोनॉमी के ऊपर सरकार ज्यादा फोकस देने वाली है? ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार का फोकस, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीछे 2-3 स्टेट्स में जो भी इलेक्शन हुए हैं तो उसमें रूलिंग पार्टी का प्रदर्शन रूरल साइड में इतना अच्छा नहीं रहा है। तो और सामने अगर आप देखें तो रूरल इकोनॉमी भी काफी खराब हाल है। 2 साल से अच्छी बरसात नहीं हुई है, इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन हो गए हैं, MSPs भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो आई थिंक रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं सफर कर रही है। तो इसके लिए आई थिंक सरकार का उस तरफ ध्यान जाना जायज है और वहां पे थोड़ा बहुत रिलीफ तो जरूर मिलेगा रूरल इकोनॉमी को। निश्चित जी, क्रूड को लेकर अब काफी लोग ये मानने लगे कि शायद $25 से $30 की रेंज में कहीं न कहीं सेटल हो जाए, बॉटम बन जाए। क्या आप भी यही सोच रहे हैं? और ऐसे में फिर ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों पर आपकी क्या राय है? क्या निवेश का मौका बनता है वहां पर या फिर दूर है अभी भी? कौन से सेक्टर के बारे में? ऑयल एंड गैस सेक्टर पर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं। तो जहां तक ऑयल की बात है, हमारा अभी भी लॉन्ग टर्म व्यू यही बना हुआ है कि अगले ये FY16 में करीब $35 से $40 का एवरेज आएगा। तो यहाँ कहीं 25-30 के बीच में बॉटम हो जाएगा मोस्ट लाइकली, ऐसा मानना है हमारा भी। और दूसरा, जहां तक ऑयल एंड गैस स्पेस में है, आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी अच्छी लगती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को जरूर देखना चाहिए ये प्राइसेस से भी। कल जेनेट येलेन से मार्केट की काफी सारी एक्सपेक्टेशंस बन गई थी, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स के बाद यूएस में डाउ में गिरावट देखने को मिली। ये बताइए, अगला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। 2 तारीख को RBI की पॉलिसी है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? डॉक्टर राजन से कुछ एक्सपेक्ट करना चाहिए रेट कट को लेकर, या फिर बजट के बाद ही होगा जो भी ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला होना है अगर तो? अभी तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कट का बेसिकली, क्योंकि वैसे भी ग्लोबल इकोनॉमी काफी वोलेटाइल है एट द मोमेंट। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि कोई कट होने की इमीडिएटली आवश्यकता है। लास्ट टू लास्ट टाइम उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कट किया ही था। तो मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है हाल फिलहाल, लेकिन हाँ जगह है कट करने की, डेफिनेटली है। वो आई थिंक पोस्ट बजट ही देखने में आएगा। ओके, बजट के बाद ही शायद होता हुआ नजर आए, लेकिन तो 2 फरवरी की बैठक में इस बार कुछ होगा नहीं, ये डेफिनेटली ये बात है। लेकिन रेलवे स्टॉक्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि हमने प्री बजट रैली की वैसे बात की, लेकिन रेलवे स्टॉक्स जनरली इस वक्त तक एक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाजार के बिगड़े हुए मूड के साथ ये भी ठंडे हैं। क्या अब से लेकर रेल बजट तक एक मौका बनता है रेलवे स्टॉक्स में खरीदारी करने का? निश्चल जी, रेलवे स्टॉक्स का हर साल ही होता है, प्री बजट रैली होती है, उसके बाद वो 1-आध महीना चलते हैं, फिर खत्म हो जाता है। तो जब तक कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं आती है और रेलवे स्टॉक्स सब कैपेक्स ओरिएंटेड हैं,
तो अभी तक ऐसा कोई बड़ा ऑर्डर्स आना शुरू हो गए रेलवे से, ऐसा तो मुझे नहीं लगा, ऐसा तो मेरी कोई जानकारी में नहीं है। तो इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि रेलवे स्टॉक्स में हाँ प्री बजट रैली एक्सपेक्टेशन पे बन जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रेलवे स्टॉक्स में अभी भी कोई सस्टेन्ड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कि रेलवे स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए। निश्चल जी, पिछले कैलेंडर ईयर में हमने देखा था अच्छे आईपीओ आए, लोगों ने पैसा बनाया प्राइमरी मार्केट में, और अगले हफ्ते 2 तारीख को टीम लीज का आईपीओ आ रहा है। 785 से 850 का प्राइस बैंड इन्होंने तय किया है। आपका हाउस कॉल क्या है, इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए या क्या व्यू रखते हैं आप इस कंपनी पर? पहली स्टाफिंग कंपनी लिस्ट होने वाली है। नहीं, मैंने स्टडी नहीं किया है, और क्योंकि हमारे हाउस का भी नहीं है तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं रहेगा इसके ऊपर। ओके, इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों पर भी राय लेना चाहूंगा आपसे। जिस तरह से हमने देखा TRAI ने सुझाव दिए हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं नए स्पेक्ट्रम के ऑक्शंस की, उसको लेकर इंडस्ट्री थोड़ी चिंतित है। वो कह रहे हैं कि 700 मेगाहर्ट्ज की जो प्राइसिंग है वो इतनी जटिल कर दी है। आप कैसे देखते हैं इसे, और टेलीकॉम कंपनियों पर क्या राय है? जहां तक टेलीकॉम कंपनीज की बात है तो आई थिंक सबड्यूड माहौल ही है बेसिकली, क्योंकि कैपेक्स बड़ा है और बड़ा कॉम्पिटिटर बाजार में आने की तैयारी कर रहा है। तो एवरीबडी इज ब्रेसिंग देमसेल्व्स के कितना बड़ा और कैसा लॉन्च होता है और उसको कैसे इनको कम्पीट करना पड़ेगा। तो वो तो एक रिलायंस जियो का आना तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही। दूसरा, जहां तक कैपेक्स की बात है, वो कंटिन्यूस कैपेक्स होता ही रहता है इसमें बेसिकली, एंड इसके लिए बहुत सारा, अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी का ROE 10% से ज्यादा नहीं है, 10-12% के ROE पे खड़ी हुई है। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नीचे आपको रिटर्न मिलता है तो फिर वो इसके लिए ज्यादा निवेश नहीं होता और स्टॉक्स वीक रहे हैं। बिल्कुल। जहां तक ये कैपेक्स की, अभी कल परसों जो स्पेक्ट्रम का आया है कल, वो मुझे लगता नहीं ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मोरलेस सबका सफिशिएंट है, और कुछ सर्किल्स में जरूर लोग 700 मेगाहर्ट्ज में बिड करेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिडिंग होगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निश्चल जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, तमाम सेक्टर्स और बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे निश्चल माहेश्वरी जो कहते हुए कि बाजारों में फिलहाल किसी बड़ी रैली का इंतजार करना, उम्मीद करना शायद गलत होगा, और प्री बजट रैली के फिलहाल आसार दिख नहीं रहे। लेकिन एडलवाइज के बाद देश की एक और दिग्गज ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दीपक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर बताएं, आपका क्या व्यू है बाजार के डायरेक्शन पर? क्या लग रहा है, क्या तेजी और बन सकती है या फिर अभी भी ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं बाजार को नीचे ले जाएंगी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ बाजार वेट कर रहा है बाउंस अप के लिए। एक बहुत बड़ा बाउंस हम नहीं देख रहे हैं, 7700 से 7950 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। मोस्ट ऑफ द नेगेटिव्स, सारे नेगेटिव्स प्राइस में अभी तो लग रहे हैं। क्रूड प्राइस जो गिर रहा था अभी उसमें भी ऊपर का बाउंस आ रहा है, तो ऊपर में 34 से 36 तक शायद ये मुंह में जा सकता है। और हमने देखा है कि नियर टर्म में इक्विटी मार्केट्स का कोरिलेशन क्रूड ऑयल के साथ काफी गहरा हुआ है। सो अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ना है तो अपनी मार्केट भी बढ़ सकती है। चाइनीज मार्केट का भी एक टेंशन रहा था मार्केट को पिछले कुछ 1-2 वीक में, लेकिन अभी ग्रेजुअली उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। अब जब भी चाइनीज युआन में बड़ा डेप्रिसिएशन की बात आएगी तब वापस चाइना फोर फ्रंट में आ जाएगा। तब तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे शायद नियर टर्म ट्रेंड मार्केट का बना रहेगा। इसके अलावा ये बताइए, अगर किसी को कमजोरी में खरीदारी करनी हो, पैसा लगाना हो, तो कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर अब धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू कर देना चाहिए? आपको क्या पसंद है? नियर टर्म में अगर मार्केट को बढ़ना है तो ऑटो एंड मेटल्स, ये दो स्पेस का क्लियर कोरिलेशन रह सकता है इंडेक्स के साथ। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी थोड़ा सा बाउंस आ सकता है, काफी टूट चुके हैं सारे। सो ये दो स्पेसेस, और कैपिटल गुड्स में माइनर सा अपमूव आ सकता है। ये 3 या 4 सेक्टर थोड़े देख सकते हैं ट्रेडर्स। लेकिन इस बीच एक स्टॉक जहां पर काफी आज एक्शन होता दिख रहा है, मैं दर्शकों को बता दूं, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट
बीएससी पर ये स्टॉक है और मैकडोनल्ड्स जो यहाँ पर बिजनेस है मैकडोनल्ड्स का, वो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट चलाती है, उनकी फ्रेंचाइजी। और आप देखिए इस स्टॉक में 4 बड़े सौदे होते दिखे हैं मेरी स्क्रीन पर। 225 रुपए से लेकर 245 रुपए पर लास्ट सौदा होता दिखा है। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट का स्टॉक लगभग 16% इस वक्त ऊपर नजर आ रहा है, तो लगभग 20% ऊपर जाकर इस वक्त 16% ऊपर है। 260 रुपए का लेवल वेस्ट लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी है कंपनी की, और वो साफ तौर पर दिख रही है। लगभग 0.5 से 1% तक हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी है वेस्ट लाइफ में। इस वक्त आप देख सकते हैं 17-18% का बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। चलिए, ये तो एक अलग बात हुई। अब फोकस करते हैं हम रिजल्ट्स पर। सर ये बताएं दीपक जी, अब तक जो नतीजे आए हैं उनसे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? क्या ये रिजल्ट सीजन भी कमजोर ही रहने वाला है, और आपको क्या उम्मीद है कितनी तिमाहियां और लगेगी नतीजों को सुधरने में? क्योंकि हर बार यही बात होती है कि एक आध तिमाही के बाद रिजल्ट्स बेहतर होने लगेंगे, लेकिन वो कहीं आसपास फिलहाल तो दिख नहीं रहा। Q3 FY16 के रिजल्ट्स के बारे में ये कह सकते हैं कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन बिल्डअप नहीं हुआ है ये रिजल्ट्स के बारे में। सो ये अच्छी चीज है। रिजल्ट्स के बाद लंबा सेल ऑफ शायद नहीं देखने मिलेगा। पॉजिटिव सरप्राइजेस जब भी देखने मिलेंगे तब स्टॉक प्राइसेस उस पर रिएक्ट करेंगे, बट अदरवाइज एक्सपेक्टेशन लेवल्स काफी लो है ये रिजल्ट सीजन के। और कब ये सुधर सकता है सिनेरियो, ये हमें लग रहा है कि अप्रैल के बाद मार्केट में एक लंबी तेजी का दौर शुरू हो सकता है। तो इसमें मॉनसून का डिस्काउंटिंग हो सकता है। सो सितंबर रिजल्ट्स में पहली बार हमें अच्छा संकेत मिल सकता है, लेकिन उसका डिस्काउंटिंग 2-4 महीने पहले से ही होना शुरू हो सकता है। इसके अलावा ये बताइए, हम चाइना की दिक्कतें तो देख ही रहे हैं। कल जो एफओएमसी की बैठक हुई उसमें जेनेट येलेन के स्टेटमेंट्स के बाद जो यूएस के बाजार में गिरावट देखने को मिली, उससे बाजार थोड़ा और चिंतित हो गया। वो कह रहे हैं कि इतने कॉन्फिडेंट नहीं है अब फेड, क्योंकि ग्लोबली चिंताएं बनी हुई हैं। आज आईटी कंपनियों में दबाव देखने को मिल रहा है भारत में, इसी के चलते। ये बताइए आपने कैसे रीड किया फेड के स्टेटमेंट्स को? बाजार या जो स्ट्रीट है, जनरल आम आदमी है, उसको यही चाहिए कि लिक्विडिटी इजीली बनी रहे, लो इंटरेस्ट रेट में पैसे मिलते रहे। लेकिन हमने देखा है कि ये जो हमने 3 या 4 साल से ये सिचुएशन चालू है, उसके कारण कितनी कठिनाइयां सारे ग्लोब में है। नाउ जब ये इसको रिवर्स करने का समय आ रहा है, तो लोगों को चिंता हो रही है कि अगर इजी लिक्विडिटी बंद हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो सारे मार्केट में से लिक्विडिटी विड्रॉ हो जाएगी और सब जगह पे ग्रोथ रेट कम हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि जब पहले फेड ने फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट हाइक किया था, तो ग्लोबल मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। सो जो आम लोगों को जो डर होता है वो शायद प्ले आउट नहीं होता है। सो अगर यूएस फेड ने ये संकेत दिया है कि मार्च में भी इंटरेस्ट रेट हाइक को पुश नहीं करना चाहते अब, तो इसमें ज्यादा डरने की या बहुत चिंतित होने की हमारे हिसाब से जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या 2 फरवरी की बैठक में फिर आरबीआई कोई एक्शन लेगा या इस बार किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा? भारत में इंटरेस्ट रेट कट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है और बढ़ाने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। सो बेसिकली स्टेटस को इज व्हाट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टेटस को रहने वाला है आरबीआई की बैठक में। आपने कुछ देर पहले कहा कि ऑटो और मेटल ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जो आपको पसंद है, जहां आप निवेश करना चाहेंगे। ये बताइए अवॉइड कौन से सेक्टर्स करना चाहते हैं आप इस समय? अवॉइड नाउ बैंकिंग एज अ स्पेस में लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। बैंक्स जब भी मार्केट में एक उछाल आएगा तो बैंक्स भी शायद बढ़ेंगे, लेकिन वो जो उछाल में आपको शायद बैंक्स में से थोड़ा सा हल्का होना जरूरी रहेगा। एफएमसीजी एक दूसरा सेक्टर है जहां पे शायद वैल्यूएशंस काफी स्टिफ है, तो वो भी सेक्टर थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ओके, एफएमसीजी और बैंक्स फिलहाल यहां से दूर रहें, ये इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि बैंक्स में अभी भी दिक्कतें हैं। और आज आप देख ही रहे हैं
कुछ दिग्गज बैंक्स, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने वाले, लेकिन ऑटो सेक्टर पर भी आपसे राय लेना चाहता हूं। उम्मीद तो आज मारुति से दमदार नतीजों की है, देखना होगा किस तरह के नतीजे आते हैं, लेकिन इस सेक्टर के नतीजों की शुरुआत होती दिख रही है मारुति के साथ। ये बताएं सर, किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है ऑटो सेक्टर की इस बार? परफॉर्मेंस अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर स्पेस में लोगों की वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्टिफ है अभी, लेकिन कुछ शेयरों में अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। सो यहां से अगर रिजल्ट्स में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती है तो एक अच्छा सा बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये बताइए, क्योंकि बजट अब करीब है, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस बार बजट से? और ये जो FY16 था, इसमें तो सरकार को काफी फायदा दिया कच्चे तेल ने। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, एक्साइज ड्यूटी हाइक होती रही, सरकार ने काफी पैसा वहां से हासिल किया। FY17 कैसा हो सकता है आपके लिहाज से? हर एक साल में कोई बाउंटी मिलेगी ये एक्सपेक्ट करना तो ठीक नहीं है। नाउ हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ग्रोथ है, लोकल ग्रोथ रेट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सर्विस सेक्टर ग्रोथ, वो ग्रोथ में बढ़ोतरी आएगी। उससे गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी आएगी और वो ऑफसेट कर लेगा ये ऑयल रिलेटेड बाउंटी था उसको। सो दैट इज वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टैक्स रेट्स में जीएसटी के एंटिसिपेशन में थोड़ा सा हाइक आ सकता है अक्रॉस द बोर्ड इन मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स। सर्विस टैक्स में हाइक आ सकता है, सो वो भी ऑफसेट कर सकता है। जी जयसानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और बाजार है पूरी तरह से दिशा की तलाश में, सुस्त कारोबार होता हुआ एक्सपायरी के दिन, लेकिन दिन भर सुस्ती नहीं रहेगी, आगे एक्शन जरूर होगा। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर नजर होगी और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।